हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा भारत पोल पोर्टल। गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की है। भारत पोल पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग तक तेजी से पहुंच संभव होगी। भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी नई दिल्ली के रूप में सीबीआई कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश भर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जो अपने अपने संगठनों के भीतर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर इकाई अधिकारियों यूओ से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स पर निर्भर करता है। साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी आदि सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव के कारण आपराधिक जांच में तेजी से और वास्तविक समय पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीबीआई ने भारत पोल पोर्टल विकसित किया है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है, जो सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा। भारत पोल पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। भारत पोल पोर्टल क्षेत्र स्तरीय पुलिस अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण बन जाएगा, जिससे अपराधों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी दक्षता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक आसान और तेज पहुंच की सुविधा प्रदान करके यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को मजबूत करेगा। विधि कार्य विभाग के लिए उपलब्धियों भरा रहा साल 2024। पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पर 3 नए कानून किए लागू। साल 2024 विधि कार्य विभाग के लिए असंख्य उपलब्धियों का वर्ष रहा है। इस वर्ष विभाग ने भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार आवंटित व्यापक गतिविधियों को संपन्न किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव कराने के विषय पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपने गठन के बाद से 191 दिनों तक विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श तथा शोध के बाद 14 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। इसी साल एक सदी से भी अधिक पुराने 3 औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह पर 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया। वहीं डिजिटल क्रांति के बीच विधिक मामलों का विभाग, जो कभी कागजात से भरा हुआ था, उसने कागज रहित कामकाज के वातावरण में बदलाव में काफ़ी प्रगति की है। राज्य मंत्री विधि एवं न्याय मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने 3 सितंबर 2024 को विधि एवं न्याय विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नए नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। 26 नवंबर 2024 को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने संविधान दिवस और भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। साल 2024 में भारत ने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, विधिक सुधारों और पहलों को प्रदर्शित किया। वर्ष 2024 की प्रमुख उपलब्धियों इस प्रकार हैं। एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव कराने के विषय पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने गठन के बाद से उन 191 दिनों तक विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श तथा शोध के बाद 14 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। पूरा यही इसी मामले में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। 22वें विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें। साल 2024 के दौरान भारत के 22वें विधि आयोग ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिनमें अनिवासी भारतीयों और भारत के विदेश
विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून, महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा, व्यापार से जुड़े गुप्त मामलों और आर्थिक गुप्त जानकारियां प्राप्त करने से संबंधित कानून, प्रथम सूचना रिपोर्ट के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 154 में संशोधन, राजद्रोह के कानून का उपयोग आदि शामिल हैं। भारत में HMPV वायरस का तीसरा मामला, अहमदाबाद में 2 महीने की बच्चा संक्रमित। चीन में तेजी से फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले अब भारत में भी सामने आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के एक बच्चे को इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। यह भारत में HMPV का तीसरा मामला है। इससे पहले कर्नाटक में 2 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बच्चा अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। यह बच्चा मोडासा के पास एक गाँव का निवासी है। जांच के दौरान रिपोर्ट में HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई। क्या है HMPV वायरस? HMPV वायरस मुख्य रूप से इंसानों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हो सकते हैं। इनमें खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, नाक बहना और गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ शामिल है। यह वायरस खासतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रमित करता है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर कहा कि खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकें, बीमार होने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें और सांस संबंधी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भारत ने अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की। भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान के नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के इन हमलों में बच्चों और महिलाओं सहित 40 से अधिक लोग मारे गए। अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा। अफगान नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान संज्ञान लिया है और निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। पीएम ने नए जम्मू रेलवे मंडल और चलरा पल्ली स्थित नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहा, वह समय दूर नहीं जब देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसमें भारतीय रेलवे का विकास अहम है। पिछला 1 दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक परिवर्तनों का रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए जम्मू रेलवे मंडल और तेलंगाना में चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन तथा ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन के शिलान्यास करने के बाद संबोधित कर रहे थे। देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि से जुटा। पीएम ने कहा कि पिछला 1 दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक परिवर्तनों का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आया है। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसमें भारतीय रेलवे का विकास अहम है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहला, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी और रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इस विजन की झलक दिखाई दे रही है। देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 और 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें वंदे भारत ट्रेन का नया स्लीपर वर्जन ट्रायल के तौर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। उन्होंने कहा कि यह देखकर सभी देशवासियों को अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, वह समय दूर नहीं जब देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फुलिया में IIHT के नए स्थायी परिसर का किया उद्घाटन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। नया IIHT परिसर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नए परिसर का निर्माण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 5.38 एकड़ भूमि पर 75.95 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। IIHT फुलिया में प्रथम वर्ष में
प्रवेश के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 33 से बढ़ाकर 66 की गई। इस उद्घाटन समारोह के दौरान सभी 6 केंद्रीय IIHT के लिए एकीकृत वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जैकवर्ड बुनाई के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त फिगर्ड ग्राफ डिजाइनिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में हथकरघा बुनकरों के विकास और प्रगति के लिए वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्व स्तरीय अवसंरचना वाले इस संस्थान को पश्चिम बंगाल को समर्पित किया और इस संस्थान में पहले वर्ष के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 33 से बढ़ाकर 66 करने की घोषणा की। हथकरघा बुनकरों के बच्चों को इस संस्थान में अध्ययन करने और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम के हथकरघा उद्योग की सेवा करने का अवसर मिलेगा। IIHT फुलिया कच्चे माल के रूप में फ्लैक्स और लिनन का उपयोग करके और कोलकाता स्थित NIFT से डिज़ाइन से संबंधित जानकारी का उपयोग करके वस्त्र मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की हथकरघा बुनाई की विरासत पर भी प्रकाश डाला और कहा कि औद्योगिक क्रांति से पहले मैनचेस्टर में उत्पादित कपड़े की तुलना में हमारे हथकरघा उत्पादों की मांग अधिक थी। बंगाल के हाथ से बुने वस्त्रों की बारीकी ऐसी थी कि एक साड़ी को एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से गुजारा जा सकता था। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय 2030 तक $300 बिलियन के बाजार आकार पहुंचने और वस्त्र मूल्य श्रृंखला में 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश। मेट्रो ने शहरों में लोगों के रहने और आने जाने का बदला तरीका। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। देश के 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाली मेट्रो प्रणाली पर लाखों लोग तेज, आसान और किफ़ायती यात्रा के लिए भरोसा करते हैं। दरअसल मेट्रो सिर्फ घूमने फिरने का जरिया नहीं है, यह शहरों में हमारे रहने और आने जाने का तरीका बदल रही है। मेट्रो प्रणाली में भारत में यात्रा को परिवर्तनकारी अनुभव बना दिया है। अब आपको भारत में मेट्रो के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1969 में मेट्रो सिस्टम की पहल शुरुआत हुई। उल्लेखनीय है मेट्रो प्रणालियों के गलियारों और लेन ने भारत के शहरी यात्रा को नया रूप दिया है, जिसकी यात्रा 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से मेट्रो सिस्टम की पहल शुरू की गई थी। हालांकि पहले कदम को हकीकत बनाने में लगभग 2 दशक लग गए। पहली मेट्रो लाइन साल 1984 कोलकाता में खुली। भारत में पहली मेट्रो लाइन साल 1984 कोलकाता में खुली, जो एस्प्लेंड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर लंबी थी। यह भारत में मेट्रो जीवन की शुरुआत थी। 1995 में दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना दिल्ली में विश्व स्तरीय मास रैपिड ट्रांसपोर्ट लाने के लिए की गई थी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त भागीदारी से इस परियोजना को गति मिली। दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा की शुरुआत की। थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत का उपहार दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका परिवर्तन और विस्तार अभूतपूर्व रहा, खासकर 2014 के बाद से। चेन्नई मेट्रो का विस्तार 2011 में नम्मा मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो का पहला खंड बनाया गया। वहीं 2017 में ग्रीन लाइन पर कोयम्बेडू से नेहरू पार्क तक अपने पहले भूमिगत खंड के उद्घाटन के साथ चेन्नई मेट्रो का विस्तार हुआ, जो दक्षिणी भारत के मेट्रो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। साल 2020 में कोची मेट्रो का पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें थाईकुंडम पेट्टा खंड चालू हुआ, जिससे केरल भारत में बढ़ते मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा बन गया। मेट्रो सिस्टम में उन्नति। गौरतलब है, देश में मेट्रो का विस्तार सिर्फ ज़मीनी परिवहन तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नए नए समाधान भी अपनाए जा रहे हैं। नदी के नीचे सुरंगों से लेकर चालक रहित ट्रेनों और जल मेट्रो तक भारत आधुनिक शहरी गतिशीलता में नए मानक स्थापित कर रहा है। कोलकाता में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो। 6 मार्च 2024 में पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया, जहां एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड हुगली नदी के नीचे गुजरता है। उन्होंने एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान मेट्रो मार्ग पर मेट्रो की सवारी की थी, जो कोलकाता में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। पहली चालक रहित मेट्रो।
भारत ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर 28 दिसंबर 2024 को अपनी पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की, जिसने सार्वजनिक परिवहन में स्वचालन के लिए एक नया मानक स्थापित किया। पहली जल मेट्रो केरल के कोच्चि में 25 अप्रैल 2023 को केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई, जो शहर के आसपास के 10 द्वीपों को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावों से जोड़ेगी। गौरतलब है वो कोच्चि जल मेट्रो एक मेड इन इंडिया परियोजना है। यह अभूतपूर्व पहल निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है, जिसमें पहली नाव दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी। प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रणालियों में इन प्रमुख विकासों में विशाल और कुशल मेट्रो नेटवर्क की नींव रखी, जो आज लाखों लोगों को जोड़ती है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 4% बढ़ने का अनुमान। रिपोर्ट फिच रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि इसकी वजह कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ना है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय तेल वितरण कंपनियों के रिफाइनरी मार्जिन वित्त वर्ष 25 के मिड साइकिल के स्तरों से नीचे आने की उम्मीद है। इसका कारण अधिक रीजनल आपूर्ति और कच्चे तेल की किस्मों की कीमतों में अंतर कम होना है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मार्केटिंग मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में बेहतर रहेंगे, क्योंकि कोच्चि तेल की कीमत चालू वित्त वर्ष में निचले स्तरों पर रही है। HMPV कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामले, दोनों बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कहर के बाद देश में स्वास्थ्य मंत्रालय भी सजग हो गया है। इस बीच कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुछ मामलों का पता चलने की रिपोर्ट्स आई है। ये पहले हम देख चुके हैं। EPFO ने केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली की शुरू, 68 लाख सदस्यों को मिलेगा फ़ायदा। श्रम मंत्रालय के अनुसार EPFO ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम का रोल आउट पूरा कर लिया है, जिससे 68 लाख से अधिक पेंशन पाने वालों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम पुराने पेंशन वितरण सिस्टम से अलग एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है। इस नए सिस्टम के तहत EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंक के साथ अलग अलग समझौतों को बनाए रखेगा। किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इस नए सिस्टम के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और राशि जारी होने के तुरंत बाद जमा कर दिया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए राहत। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 से CPPS पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा और पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा उठाया जा रहा है यह कदम उन पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं और वहीं आगे का जीवन गुजर बसर करते हैं। सफल क्रियान्वयन की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि EPFO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में CPPS का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को सहजता से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। PM मोदी ने इस महोत्सव को अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी बताया है। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पोस्ट में लिखा, हमारे गाँव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भूमिका उतनी बढ़ेगी। इसी कड़ी में आज सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव के शुभारंभ का सौभाग्य मिलेगा। यह आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण और आदर्श वाक्य गाँव बढ़े तो देश बढ़े है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए निम्हंस को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में निम्हंस के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के
क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए निमंस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निमंस आज मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे समाज में मनोरोग को लेकर धारणा अच्छी नहीं। आगे जोड़ते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे समाज में मनोरोग को लेकर धारणा अच्छी नहीं है, लेकिन निमंस जैसे संस्थानों ने मानसिक विकार वाले रोगियों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान किया है। निमंस द्वारा शुरू की गई टेली मानस सेवाएं देश के कोने कोने तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाने में सहायता कर रही हैं। कोरोना, बुजुर्गों का अकेलापन और महिलाओं में कमजोरी जैसे विकारों ने कई मानसिक संकट और चिंताएं पैदा की हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी, बुजुर्गों का अकेलापन और महिलाओं में कमजोरी जैसे विकारों ने कई मानसिक संकट और चिंताएं पैदा की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्ट्रोक के इलाज, आत्महत्याओं को रोकने और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित लोगों की मदद करने में निमंस के योगदान की सराहना की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एआई पर चर्चा। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने आज सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पीएम मोदी से भारत को एआई प्रथम बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने सोशल मीडिया पर कहा कि निरंतर विस्तार कर और मिलकर काम करने के लिए मैं उत्साहित हूं। बैठक के बाद सत्या नाडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी से मिलने के बाद खुशी जताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। भारत को एआई प्रथम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने और देश में अपना निरंतर विस्तार कर और मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस एआई प्लेटफॉर्म बदलाव से हर भारतीय को लाभ मिले। पीएम मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा का करेंगे दौरा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान में पीएम कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें पुदिममदक्का में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखना प्रमुख रूप से शामिल है। यह परियोजना भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी पहल है, जिसमें करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब में ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, सतत विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। पीएम मोदी रेलवे और सड़क क्षेत्र में 19,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसके अलावा अनकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क और तिरुपति जिले में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी जाएगी। बल्क ड्रग पार्क हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास और विनिर्माण में योगदान देगा। ठीक है, और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।